नमस्कार दोस्तों। तो आज का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। लक्ष्य एकेडमी की तरफ से आपको ये जो करंट अफेयर्स का सीरीज चलाया जा रहा है सारे बिहार झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान में रख के पढ़िए इसे, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी चालू करते हैं। तो पहला है हमारा एनोमेन फिश। ओके, एनोमेन फिश एक प्रकार का ये मछली है, ठीक है ना। तो देखिए इस फिश को और क्या कहा जाता है, क्लाउन फिश कहा जाता है। किस तरीके के जलवायु से पसंद है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय समुद्री जलवायु में ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये कैसा है, तो ये देखिए सहजीवी संबंध रखता है और दूसरा साथ ही साथ इसका एक जो मेन गुण है वो क्या है, लैंगिक परिवर्तन, ठीक है। ये लैंगिक परिवर्तन भी करते रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडिटिज्म। ओके, IUCN रेड लिस्ट इसका क्या है, कम चिंताजनक है, मींस लीस्ट कंसर्न है। इसके बारे में उतना सोचने का जरूरत नहीं है, लेकिन परवाल भित्तियों के क्षरण के कारण इसे क्या हो रही है, इसकी हैबिटेट में कमी हो रही है, इसे रहने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहां पर देखिए क्लाउन फिश कहा जाता है, ये याद रखना है। अब क्लाउन फिश इस तरीके का देखिए कितना सुंदर सा चित्र होता है, रंग बिरंगी मछलियां आपने म्यूजियम में देखा होगा ऐसी मछली। तो ये आपका जो है एनेमोन फिश है, ठीक है, या क्लाउन फिश है। तो इसका जो VVI पार्टिज्म हो गया, सबसे पहले ये क्या है आपका, लिस्ट कंसर्न है, लिस्ट कंसर्न है IUCN रेड लिस्ट के अनुसार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि ये म्यूचुअलिज्म को शो करता है, सहजीवी संबंध रखता है। कैसा संबंध रखता है, सहजीवी संबंध रखता है। और फिर क्या हमने देखा कि ये बेसिकली लैंगिक परिवर्तन को दर्शाता है। जरूरत पड़ने पर ये मर्द बन जाएगा और जरूरत पड़ने पर ये क्या बन जाएगा, औरत बन जाएगा। तो ये लैंगिक परिवर्तनशील होता है। क्लियर सी बात है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि इसके बाद क्या आता है। ओके, तो नेक्स्ट आपका आता है गम अरेबिक। एक गम गोंद, गोंद कहते हैं, एक गम अरेबिक हाई-फाई भाषा लिखा हुआ है, तो इससे डरिएगा मत। ये किसके बारे में बात कर रहा है, गोंद के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए गोंद की प्राप्ति जो होता है अकासिया के पेड़ से प्राप्त होता है। गोंद किस पेड़ से प्राप्त होता है, अकासिया पेड़ से प्राप्त होता है। अब अकासिया पेड़ मुख्य रूप से कहां पे मिलते हैं, सूडान में मिलते हैं, सेनेगल द्वीप में मिलते हैं और नाइजीरिया में पाए जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये गम अरेबिक चर्चा में क्यों है। तो देखिए सूडान क्राइसिस के कारण, सूडान में जो मारकाट चल रहा है उसके कारण क्या हुआ है कि इसकी उत्पाद प्रभावित हुई है। उत्पाद क्या हुआ है, प्रभावित हुई है, ठीक है। और उत्पाद के साथ साथ इसका इंपोर्ट में भी गिरावट देखा गया है, ठीक है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी पॉसिबल नहीं हो पा रहे इस क्राइसिस के कारण। इसीलिए गम अरेबिक दुनिया में क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे महंगा होते जा रहा है। क्यों, क्योंकि दुनिया में इसकी अभी कमी देखी जा रही है, ठीक है। तो देखिए ये मुख्य रूप से अफ्रीका के सूडान, सेनेगल और नाइजीरिया में उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए इसका उपयोग कहां कहां होता है, तो खाद्य उद्योग में उपयोग होता है। जहां भी चिपकाने का काम होगा वहां उपयोग तो होना ही होना है। तो स्याही में, पेंट में, ठीक है, और फार्मास्यूटिकल कंपनियां वाले इसका उपयोग करते हैं। क्लियर सी बात है। गम अरेबिक क्यों इसके बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखना है एक इस तरीके का पदार्थ है, बायोडिग्रेडेबल है। कैसा पदार्थ है गम अरेबिक, बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब बायोलॉजिकली ये क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, बायोलॉजिकली कन्वर्ट हो जाएगा ये सॉइल में, ठीक है। तो साथ ही साथ इसका देखिए यह जल में घुलनशील है, एक एडिटिव है। एडिटिव किस तरीके का, E414 एडिटिव है। एडिटिव किसको कहते हैं, कोई भी चीज जो चिपकाने का काम करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव। फेविकॉल में एडहेसिव नेचर पाया जाता है, ठीक है। तो फेविकॉल को पेंट में घुल के और हम लोग पोताई उताई करते, क्यों, एडिटिव के कारण। एडिटिव का मतलब कौन सा गुण हो गया, एडिटिव गुण कौन सा गुण हो गया, चिपकाने वाला गुण, ठीक है।
तो जल में घुलनशील एडिटिव E414 के रूप में भी इसे जाना जाता है। जैसा कि बात बताया, सूडान संकट से इसकी वैश्विक आपूर्ति क्या हुई है, प्रभावित हुई है। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो सूडान संकट के बाद हमारा यहां पर है बोस मेटल। बहुत दिनों से बात चलता है हिग्स बोसोन पार्टिकल, नाम सुना होगा आपने हिग्स बोसोन पार्टिकल, जिसको पर रिसर्च करके यह पता लगाने का कोशिश किया जा रहा है कि इस यूनिवर्स का उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ था। यूनिवर्स की उत्पत्ति में और यूनिवर्स का विनाश में दो थ्योरी चलता है, तो कौन सा थ्योरी सही है उसके बारे में पता किया जा रहा है। ठीक है, तो बोस पार्टिकल भी एक खोजा गया है। तो ये देखिए बोस पार्टिकल, जैसा कि नाम है, एक भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो बोस पार्टिकल कैसा पार्टिकल है? क्वांटम पदार्थ, क्वांटम पार्टिकल है, मतलब ये अपना गुण क्वांटम मटेरियल के जैसा शो करता है। आगे देखिएगा, ऐसा ही एक पार्टिकल खोजा गया है जिसका नाम है नायोबियम डी सेलेनाइड। नायोबियम डी सेलेनाइड NbSe2, Nb याद रखना है, नाइबोडियम, ठीक है, और बी सेलेनाइड, तो Se2, NbSe2 क्या है? ये एक प्रकार का हिग्स बोसोन पार्टिकल है या बोस पार्टिकल है। आगे देखिएगा कि ये इसकी और क्या प्रॉपर्टी है, तो ये देखिए एनोमोलस मेटालिक स्टेट प्रदर्शित करता है, मतलब विलक्षण धातु अवस्था प्रदर्शित करता है। विलक्षण धातु अवस्था क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के भी अंदर में जो कण रहते हैं वो क्या करते हैं? स्ट्रिंग इफेक्ट शो करते हैं। कैसा इफेक्ट शो करेंगे? स्ट्रिंग इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो वैसे लक्षण वाले चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? विलक्षण धातु कहते हैं। तो ये विलक्षण धातु अवस्था को भी प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है कि यह सुपर कंडक्टरों की तरह कूपर पेयर्स का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? कूपर पेयर का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कूपर पेयर्स का संबंध किससे है? तो कूपर पेयर्स का संबंध बोस पार्टिकल से है। दूसरी ये भी पूछा जा सकता है कि कूपर पेयर्स का संबंध और किससे है? तो सुपर कंडक्टरों से संबंधित है कूपर पेयर्स। क्लियर सी बात है। नेक्स्ट, अब इसकी जरूरत क्या है? तो क्वांटम कंप्यूटर बन रहा है, क्वांटम मशीन बन रहे, तो इन सारी चीजों को बनाने के लिए हमें बोस पार्टिकल नायोबियम डी सेलेनाइड का जरूरत है। क्लियर सी बात है। अगर NbSe2 को उपयोग करके क्वांटम कंप्यूटर बनाया जाएगा तो क्वांटम कंप्यूटर बनाने में हमें एक उच्च ओहदे की सफलता प्राप्त होगा। क्लियर है इतनी बात। अब आगे देखते हैं कि बोस मेटल के बाद हमारा क्या आता है। ठीक है, तो देखिएगा आगे आता है मोनोजाइट। मोनोजाइट के बारे में हंगामा है, और मोनोजाइट एक प्रकार का क्या है? ए रेयर अर्थ मेटल है। क्या है? रेयर अर्थ मेटल। क्लियर है। तो इसे देखिए रेयर अर्थ खनिज कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए रेयर अर्थ खनिज में कौन कौन से आते हैं? तो पहला हो गया थोरियम, दूसरा हो गया यूरेनियम, और तीसरा लैंथेनाइड्स ग्रुप के जितने भी खनिज आएंगे, एलिमेंट आएंगे, वो किस में आएंगे? आपके रेयर अर्थ खनिज में आएंगे। तो याद रखना है, पहला क्या हो गया? थोरियम, दूसरा हो गया यूरेनियम, और तीसरा हो गया लैंथेनाइड्स। ठीक है, तो ये सारे जो है मोनोजाइट में आते हैं। अब भारत में मोनोजाइट का भंडार कहां है? तो भारत में मोनोजाइट केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों पर पाया जाता है। इसके साथ साथ भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए यह एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। क्लियर है इतनी बात। तो आगे देखिएगा कि रेयर अर्थ मेटल, अब ध्यान देना है
चीन रेयर अर्थ उत्पादन में अग्रणी है और भारत अपनी निर्भरता कम करने का प्रयास चीन से कर रहा है। तो याद रखना है, रेयर अर्थ मेटल का भंडार रेयर अर्थ मेटल का भंडार सबसे ज्यादा भारत में है। किसके पास है? भारत में भी है। और भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा है? झारखंड राज्य में रेयर अर्थ मेटल का भंडार सबसे ज्यादा है। क्लियर सी बात है। लेकिन एक्सट्रैक्शन, इसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है? चीन में हो रहा है, भारत में उत्पादन नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों? तो देखो, जैसा कि नाम है वैसा काम है, रेयर अर्थ मेटल। तो रेयर, पहले तो रेयर का मतलब यह हुआ कि इसे एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल या रेयर काम है। ठीक है, इस मेटल को बाहर निकालना क्या है? बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही ज्यादा पैसे का जरूरत पड़ता है, एक महंगा इसमें फॉलो अप होता है, इसीलिए इसे रेयर अर्थ मेटल कहा जाता है। क्लियर सी बात है इतना। अब देखिए, चीन रेयर अर्थ उत्पादन में तो अग्रणी है, लेकिन भंडार सबसे ज्यादा किसके पास है? भारत के पास है। और भारत के भी अंदर सबसे ज्यादा जो भंडार है वो झारखंड के पास है। झारखंड एक महत्वपूर्ण तरीके का मोनाजाइट मिनरल रखता है जिसका नाम है थोरियम। ठीक है, जादू बोड़ा खान में ये चीजें आप यूरेनियम और थोरियम का भंडार देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा कि ये देखिए, अब रेयर अर्थ मेटल है तो ये जो है इसका टोटल कंट्रोल किसके पास रहता है? गवर्नमेंट के पास रहता है। क्लियर है इतनी बात। आगे देखिए, थोरियम के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो थोरियम एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? रेडियोधर्मी पदार्थ है जो पृथ्वी की भूपरपट्टी पर प्राकृतिक रूप से कम सांद्रता में पाया जाता है। आगे देखते हैं, थोरियम मिलता कहां है? तो इसका स्रोत चट्टान और मिट्टी में अल्प मात्रा में पाया जाता है और यूरेनियम की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये जो थोरियम है वो चट्टान और मिट्टी में कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन अगर बात किया जाए यूरेनियम के रिस्पेक्ट में तो यूरेनियम से ये ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और थोरियम का सबसे बड़ा स्रोत जो है भूफॉस्फेटिक खनिज है। थोरियम का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भूफॉस्फेटिक खनिज, जिसे हम लोग मोनाजाइट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, भारत में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। कितना मिलियन टन है? 11.93 मिलियन टन मोनाजाइट का भंडार है, जिसमें 1.07 मिलियन टन थोरियम है। भारत के बाद भंडारों की स्थिति में ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आता है। आगे देखते हैं कि यह विशेषता क्या है। तो देखिए, थोरियम एक नरम है, चमकदार है, तन्यता है एवं चांदी जैसी सफेदी, मतलब कि चमकदार बहुत ज्यादा होता है। अब ये चमक जो होता है इसकी रेडियो एक्टिव गुण के कारण दिखते रहता है। आगे देखते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी थोरियम मूलतः थोरियम 232 के रूप में होते हैं। ये ध्यान रखना है, थोरियम 232 चलता है और यूरेनियम 235 चलता है। क्लियर सी बात है। तो थोरियम 232 के रूप में इसे पाया जाता है फ्री में, और यूरेनियम जो है 235 के रूप में पाया जाता है। आगे देखते हैं, परमाणु रिएक्टरों के लिए ईंधन, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो थोरियम 232 स्वयं विखंडनीय नहीं है और इसलिए इसे विखंडनीय पदार्थ यूरेनियम 233 में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए, परमाणु रिएक्टर के लिए हम दो चीजें जानते हैं, एक होता है खंडन और दूसरा होता है विखंडन। मतलब एक होगा फिजन और दूसरा होगा फ्यूजन। ठीक है, तो परमाणु रिएक्टर जो है वो नाभिकीय विखंडन या
खंडन पे काम करते हैं, ठीक है, फ्यूजन या फिजन पे काम करते हैं। जबकि थोरियम अपने गुण के कारण यह क्या है, सेल्फ रेडिएट नहीं होता है, सेल्फ रेडिएट नहीं होता है, मतलब कि स्व विखंडन नहीं होगा या स्वयं नहीं टूटेगा, ठीक है। तो जब स्वयं नहीं टूटेगा और हम जान रहे हैं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो इसे हम क्या करते हैं, आइसोबार बनाने का कोशिश करते हैं। तो यूरेनियम थोरियम 232 को हम लोग ये एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा देके क्या करते हैं, 233 बना देते हैं, जो कि किसका गुण प्रदर्शित करता है, यूरेनियम का गुण प्रदर्शित करता है। तो अब थोरियम क्या बन गया आपका, यूरेनियम 233 बन गया। अब ये यूरेनियम 233 नाभिकीय रिएक्टर के लिए एक ऊर्जा का काम करेंगे, एक ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, एक फ्यूल है। तो अब ये यूरेनियम 233 को फ्यूल के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग कर लिया जाएगा। आगे देखिएगा, यह कार्य यूरेनियम 233 या प्लूटोनियम 239 को विखंडनीय कारक के रूप में उपयोग करके थोरियम 232 के इरेडिएशन के माध्यम से किया जाता है। इरेडिएशन याद रखना है, इरेडिएशन के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है थोरियम का उपयोग करने में सक्षम रिएक्टर, तो याद रखना है भारी जल, ठीक है, तो भारी जल रिएक्टर। आगे है दबाव युक्त हल्के जल रिएक्टर, फिर उसके आगे है फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर। ये तीनों शामिल हैं जिसमें थोरियम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद थोरियम का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे, ठीक है। तो मोनाजाइट थोरियम 9 to 10% रिसोर्सेस में हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो देखिए इस हिसाब से यहां पर मोनाजाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है, याद रखना है ना कि थोरियम का। थोरियम उत्पादन या थोरियम भंडार में सबसे ज्यादा किसके पास है, थोरियम झारखंड के पास है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, तो मोनाजाइट उत्पादन में हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश के पास टोटल 3.72 मेट्रिक टन थोरियम है। उसके बाद उड़ीसा के पास 2.41 मेट्रिक टन थोरियम है। फिर तमिलनाडु के पास 2.46 मेट्रिक टन थोरियम है। उसके बाद वेस्ट बंगाल के पास 1.22 मेट्रिक टन थोरियम है। फिर केरला के पास 1.90 मेट्रिक टन थोरियम है। उसके बाद आता है झारखंड जिसके पास है 0.22 मेट्रिक टन थोरियम। फिर आता है महाराष्ट्र जिसके पास है 0.004 मेट्रिक टन थोरियम। फिर सबसे अंत में आता है गुजरात जिसके पास है 0.07 मेट्रिक टन थोरियम। ठीक है, मैं पहले भी बता रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि ये जो थोरियम बोल रहा हूं ये एग्जैक्टली थोरियम नहीं, बेसिकली क्या है, मोनाजाइट है। क्या है ये, मोनाजाइट है। ठीक है, अगर एक प्रॉस्पर थोरियम की बात किया जाए, थोरियम का बात किया जाए, तो थोरियम का सबसे ज्यादा भंडार जो है वो हमारा झारखंड में है। क्लियर सी बात है। जबकि अगर मोनाजाइट की बात किया जाए जिससे थोरियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उसका सबसे ज्यादा भंडार हमारे पास आंध्रा में है। तो आपको दो बातें याद रखना है, मोनाजाइट का भंडार सबसे बड़ा कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। जबकि अगर थोरियम का भंडार पूछा जाए, थोरियम का भंडार सबसे ज्यादा कहां पर है, तो वो हमारा झारखंड में है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, झारखंड में है। अब देखिए परसेंटेज के आधार से रेयर मेटल का वर्गीकरण जो है, सबसे फर्स्ट में हो गया आपका आंध्रा, सेकेंड में हो गया आपका उड़ीसा, थर्ड में आया गया आपका
तमिलनाडु, फोर्थ में आपका हो गया बंगाल, वेस्ट बंगाल, ओके ना। फिफ्थ में हो गया आपका केरला, फिर हो गया आपका झारखंड, फिर हो गया आपका झारखंड के बाद गुजरात, और फिर हो गया आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आपका बढ़ते क्रम, घटते क्रम में मोनाजाइट का भंडार सजा हुआ है। तो फिर से ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम पे। इस डायग्राम के अनुसार ये जो डाटा है, सबसे ज्यादा मोनाजाइट कहाँ पे मिलेगी? आंध्रा में, आंध्रा के बाद उड़ीसा में, उड़ीसा के बाद तमिलनाडु में, तमिलनाडु के बाद वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के बाद केरला में, केरला के बाद झारखंड में, झारखंड के बाद गुजरात में, और गुजरात के बाद आपको महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मोनाजाइट का भंडार देखने को मिल सकता है। अब आगे चलते हैं, तो आगे है HIC, हाई इनकम कंट्री के बारे में पढ़ना। हाई इनकम कंट्री, तो जैसा नाम है वैसा काम होगा। कंट्री का मतलब देश, हाई इनकम मतलब मोटा पैसा कमाने वाले लोग, जिनके पास इनकम काफी ज्यादा है, तो हाई इनकम कंट्री तो के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हाई इनकम कंट्री किस अनुसार हम बोलते हैं। तो देखिए, हाई इनकम जो तय किया जाता है कि कौन सा देश उच्च आय वाले देश में है, कौन सा देश मध्यम आय वाले देश कहलाएंगे, और कौन सा देश निम्न आय वाला देश कहलाएगा। आय के आधार पे देशों को कितने प्रकार में बांटा गया? 3 प्रकार में बांटा गया। पहला उच्च आय वाले देश, दूसरा मध्यम आय वाले देश, तीसरा निम्न आय वाले देश। क्लियर है इतनी बात? अब ये बंटवारा कौन करता है? ये बंटवारा वर्ल्ड बैंक करता है। कौन करता है ये बंटवारा? विश्व बैंक ये बंटवारा करता है। तो देखिए, विश्व बैंक के अनुसार 14,005 अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रति व्यक्ति GNI वाले देश, कौन सा GDP नहीं है, ध्यान रखना है, ग्रॉस नेशनल इनकम वाले देश उच्च आय वर्ग में आते हैं। तो आपको ध्यान देना है, 14,005 अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रति व्यक्ति GNI वाले देश किस में आते हैं? उच्च आय वर्ग में आते हैं। 14,005 से 4516 अमेरिकी डॉलर के बीच वाले जो GNI वाले देश होंगे, वो क्या आते हैं? मध्यम आय वर्ग में आते हैं। तो ध्यान देना है, भारत वर्तमान में निम्न मध्यम आय वर्ग में है। भारत वर्तमान में किस वर्ग में है? निम्न मध्यम आय वर्ग में है। ठीक है, अब फिर कहता है हमारा लक्ष्य क्या है? 2030 का लक्ष्य है 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने का। 2030 का लक्ष्य हमारा क्या है? 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने का। और इसके साथ साथ 2047 तक हमारा क्या लक्ष्य है कि हम विश्व के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो। क्लियर है? तो इसके बारे में अर्थव्यवस्था बने। ठीक है, तो अगर ये अर्थव्यवस्था हमें बनना है तो हमें निम्न आय वाले से किसमें जाने पड़ेगा? उच्च आय वाले देशों में जाने पड़ेगा। क्लियर है? तो देखिए, जबकि हमारे यहाँ अस्थिरता नीतियों की, खराब नीतियों के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, कौशल विकास में कमियों के कारण ये चीजों को प्राप्त करना 2047 तक मुश्किल हो सकता है। अब इसी के आधार पर देखिए, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जनरेट किया है जिसका नाम है बिकमिंग द हाई इकोनॉमी। HI का मतलब है, H से आपका हाई, I का मतलब हो गया आपका
इनकम। तो बिकमिंग अ हाई इकोनॉमी इन जनरेशन, ये एक रिपोर्ट है। ये क्या है? एक प्रकार का ये एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा दिया गया है? ये रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक के द्वारा दिया गया है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा दिया गया है? विश्व बैंक के द्वारा रिपोर्ट दिया गया है। तो अभी जैसा कि विश्व बैंक का हमारा टारगेट के अनुसार था $14,005 और 4561, ठीक है। तो इसके बीच वाले मध्य, और हम तो अभी निम्न में है ना, तो निम्न में तो इससे भी नीचे वाले आ जाएंगे। क्लियर सी बात है। तो आगे देखते हैं उच्च आय अर्थव्यवस्था बनने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, ये वर्ल्ड बैंक बताता है। तो पहला क्या होना चाहिए? तेज आर्थिक वृद्धि दर होना चाहिए। मतलब भारत की वृद्धि दर वार्षिक 7% या उससे ऊपर जीडीपी ग्रोथ रहेगा, तभी हम 2047 के सपनों को परिपूर्ण कर सकते हैं। आगे देखिए कि औद्योगिकरण बढ़नी चाहिए और नवाचार में निवेश होना चाहिए। नवाचार का मतलब हो गया न्यू टेक्नोलॉजी में, ठीक है। फिर शिक्षा और कौशल विकास में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए और उसके साथ साथ नीतिगत स्थिरता और भ्रष्टाचार में कमियां होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें 1 2 3 4 5 गुण मिलते हैं तो आपको उच्च आय अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया जाएगा। आगे देखिएगा इसमें कि हमारा क्या होता है। तो देखिए अगला टॉपिक है हमारा वायरलेस लाइन। वायरलेस लाइन, ठीक है। तो वायरलेस लाइन, वायरलेस रेखा, और रेखाओं पे पीसीएस वाले या यूपीएससी वाले बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं। तो ये आपको याद रखना है वायरलेस लाइन होता क्या है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच में जो लाइन बंटवारा करे, पारिस्थितिक तंत्र, दो पारिस्थितिक तंत्र को जो रेखा बांट दे, जो रेखा बांट दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वायरलेस रेखा कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, पढ़िएगा, यहां पर क्या कहा जाता है? एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई जैविक क्षेत्रों को अलग करने वाली काल्पनिक जैव भौगोलिक सीमा है, ठीक है। आप उसे भी याद रख सकते हैं। अब देखिए, जब इनिशियल में दिया गया था तो एशिया और ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्रों के लिए दिया गया था, बट जनरल टर्म में आपको क्या याद रखना है कि दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच का बंटवारा जो लाइन कर देता है उसे हम लोग क्या कह देंगे? वायरलेस लाइन कह देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इसे किसने खोजा था? अल्फ्रेड रसेल वालेस, ठीक है। एंड्री रसेल के पिताजी होंगे, ठीक है ना। तो ये है अल्फ्रेड रसेल वालेस। अल्फ्रेड रसेल वालेस ने वायरलेस लाइन के बारे में बताया था। अभी आगे देखिएगा कि इंडोनेशिया के बोर्नियो और सुलावेसी द्वीपों को ये लाइन अलग करती है। उसके आगे हम ये भी देखेंगे। अब ये देखिए, इंडोनेशिया के बोर्निया, ये तो इंडोनेशिया में है। सुलावेसी द्वीप जो है ये कहां पर है? बाली देश में है, जहां भगवान राम का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो इंडोनेशिया के बोर्नियो और सुलावेसी द्वीपों को ये क्या करती है? अलग करती है। आगे देखेंगे कि इसके पश्चिम में एशियाई और पूर्व में ऑस्ट्रेलियाई मूल की प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए, यह क्षेत्रीय जैव विविधता और विकासवाद को समझने में मदद करता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये इंडोनेशिया का बोर्निया इलाका हो गया, ठीक है। ये आपका इंडोनेशिया का कौन सा इलाका हो गया? बोर्निया इलाका हो गया। और ये जो लाइन है ये इधर का वो बाली का इलाका हो जाता है, तो बाली का सुवादेशी इलाका हो गया। अब इन दोनों के बीच में ये जो लाइन जा रहा है, ये रेड कलर का लाइन, ये रेड कलर के इधर से जो जितना भी एरिया आएगा, ये एरिया आपका आ गया एशिया में, और ये रेड कलर के इधर से जो एरिया आ गया, ये आपका एरिया आ गया ऑस्ट्रेलिया में।
ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो देखिए कि बोर्नियो से जो अलग बाली को करा जा रहा है, ठीक है, तो ये लाइन जो कहलाएगा आपका, यही लाइन क्या कहला रहा है, वैलेस लाइन कहला रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन वैलेस लाइन पे बनाया जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, वैलेस लाइन किनको किनको अलग करता है, अलग करता है। पहला इंडोनेशिया और बाली, दूसरा जावा और सुमात्रा, तीसरा इंडोनेशिया और गिनिया, गिनिया, चौथा सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया और बाली। इंडोनेशिया में बोर्नियो द्वीप और बाली में सुवादिसु द्वीप को ये क्या करते हैं, अलग करते हैं। आगे देखते हैं वैलेस लाइन के आगे। ठीक है, अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकली डिसेबल पीपल राइट। तो राइट ऑफ फिजिकल डिसेबल्ड पीपल, विकलांग लोगों के लिए, पहले इनको विकलांग कहते थे, तो पहले विकलांग कहते थे, फिर मोदी जी आए तो कहे विकलांग मत कहो, विक का मतलब कमजोर होता है। ठीक है, तो ये कमजोर नहीं है, इनको दिव्य कहो, तो इनका नाम बदल के रख दिया गया दिव्यांग। ठीक है, तो सरकार ने 2016 में दिव्यांगों के लिए एक अधिनियम लाया जिसका नाम है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो देखिए ये क्या है कि 2016 में लागू यह अधिनियम दिव्यांग व्यक्ति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के नाम से जाना जाता है। तो हमेशा याद रखना किस नाम से जाना जाएगा, व्यक्ति दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। अब इसमें बात जैसा जिसके लिए जैसे महिला विधेयक, तो भाई जाहिर सी बात है महिलाओं के लिए होगा, तो दिव्यांग विधेयक तो जाहिर सी बात है दिव्यांगों के लिए होगा। तो ये किसके लिए है, दिव्यांग। अब दिव्यांगता की इसमें टोटल क्या प्रोविजन दिया गया वो देखिए। तो ये क्या करता है, दिव्यांगों की अधिकारों की रक्षा करता है। ये क्या करता है, दिव्यांगों की अधिकारों की रक्षा करता है। दिव्यांग व्यक्तियों की परिभाषा का विस्तार कर इन्हें टोटल 21 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। तो भारत में टोटल कितने तरह के दिव्यांग हो सकते हैं, 21 तरीके के दिव्यांग हो सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है, तो ये याद रखिएगा कि दिव्यांग का भारत में टोटल कितना प्रकार है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द PWD कैंडिडेट, सो देयर बी 21 टाइप्स ऑफ द PWD कैंडिडेट। कहने का मतलब कि टोटल कितना दिव्यांग कितने तरीके के दिव्यांग लोग होंगे, तो 21 तरीके के दिव्यांग लोग होंगे। ठीक है, किसके अनुसार होंगे, तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार होंगे। क्लियर सी बात है। आगे देखते हैं सरकार को दिव्यांगों के लिए क्या क्या व्यवस्था करना है। शिक्षा का व्यवस्था करना है। अब शिक्षा लेके क्या करेंगे, ढोल बजाएंगे? नहीं भाई, कुछ रोजगार चाहिए, तो रोजगार का व्यवस्था करना है। अब रोजगार भी मिल गया तो अब वो कहां जाएंगे, अपने समाज में जाएंगे मान मर्यादा के लिए। तो सामाजिक सुरक्षा, तो सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। तो यहाँ पर 3 चीजों की ही बात की गई है, ज्यादा चीज कंफ्यूज कराएगा आपको। हमेशा आपको याद रखना है कि दिव्यांगों को शिक्षा दो, शिक्षा देने के बाद नौकरी दो, नौकरी होकर बुढ़ापे में रिटायर होंगे। ठीक है,
तो बुढ़ापे में कोई मारपीट के छीन न ले, इसलिए उनको गांव समाज में क्या दो, सुरक्षा दो। क्लियर सी बात है। तो 3 चीजों के बारे में ही सॉरी यहां पर बात किया गया है, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा। अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या, तो और सारी तरीके की फैसिलिटी, ठीक है, सरकारी अस्पताल में, सरकारी शौचालय में, रोड किनारे पर, फुटपाथ पर, रेलवे स्टेशन पर, हवाई स्टेशन पर, हवाई अड्डों पर, इन सारे जगह पर दिव्यांगों के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। मतलब वो सीढ़ी नुमा बनाया जाए जिससे वो अपना वो हैंडल वाला साइकिल लेके ऊपर चढ़ सके, ठीक है, सच टाइप ऑफ चीज बनाया जाए। स्लोप बनता है ना जी, ये देखिए आपके लिए इधर क्या बना रहेगा, आपके लिए हो गया सीढ़ी, और ये बीच में जो स्लोप है इस पे या तो बाइक जाएंगे या दिव्यांग की जो साइकिल रहती है सो लेके जाया जा सकता है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर की जिम्मेवारी सरकार ने भी सुनिश्चित किया है। आगे देखते हैं कि सार्वजनिक स्थानों को, किसको, सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांग अनुकूल बनाया जाए। जैसे शौचालय हो गया, सुलभ शौचालय दिव्यांगों के लिए, उसमें अलग तरीके का टॉयलेट का व्यवस्था होना चाहिए, अलग तरीकों का सीढ़ियों का व्यवस्था होना चाहिए, निष्पादन की कोई अलग प्रणाली है तो उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पब्लिक ऑफिसेस में देखिए, पब्लिक ऑफिसेस में भी दिव्यांगों को एक अलग वरीयता प्रदान करनी चाहिए। जैसे लाइन लगने की सुविधाएं उनकी अलग हो, उनके लिए समुचित बैठने की व्यवस्था किया जाए। अगर कोई विकलांग जो है, पैर से विकलांग है, तो पॉसिबल नहीं है कि वो 2 घंटे 4 घंटे खड़ा रहे। अगर वो मोदी जी के कारण खड़ा भी है कि चलो भाई 500 रुपया का चेंज करवा लेंगे, 1000 रुपए का चेंज करवा लेंगे, तो अपना जिंदगी गरीबी में बलि दे रहा है, ठीक है। तो ये सब को सोचे, मोदी जी सोचे हैं, बहुत साल बाद सोचे हैं, आधा मर गया तब सोच रहे हैं, तो ज्यादा सोचना नहीं है इस पे। हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन भरी, जरूरत भरी चीजें निकालना है। आगे देखिए, उल्लंघन पर कड़े दंड और सजा का प्रावधान। सजा ज्यादा नहीं है जी, 2 साल है, मारिए और 2 साल में जेल से बाहर निकल जाइए। तो नॉर्मल सी मैं इस सजा का विखंडन करता हूं, इतनी कम सजा ऐसे क्राइम पर नहीं होनी चाहिए, ज्यादा सजा देना चाहिए। कम से कम सजा की रेट 5 साल बढ़ानी चाहिए, ठीक है। जुर्माना भी बहुत कम है, आई थिंक 50,000 रुपया जुर्माना ही है। 50,000 कोई भी घोटाला करके कमा ले रहा है, कम से कम 5 लाख रुपया रहना चाहिए। और 5 लाख रुपया किसको लिए रहना चाहिए, जिस दिव्यांग को क्षति पहुंचा है, सरकार उसके हाथ में या डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर करे। क्लियर सी बात है। तो खैर अभी जितना काम का जरूरत का चीज है उतना ही हम देखेंगे। तो हमने क्या कहा आपको कि सजा का प्रावधान है, कितने साल का सजा का प्रावधान है, 2 साल का सजा का प्रावधान है। क्लियर सी बात है। और जुर्माना का प्रावधान है, कितने रुपया जुर्माना का प्रावधान है, बातें नहीं, बातें का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। फिर आगे देखते हैं कि क्या है मार्केट में, ठीक है ना। तो देखिए 1 मिनट, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, राइट ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसके बारे में देखते हैं। तो ये देखिए किसके आधार पे बना है, तो देखिए संयुक्त राज्य कन्वेंशन के आधार पे इसे बनाया गया है। यूएन कन्वेंशन किसके लिए किया गया था, यूएन कन्वेंशन फिजिकल डिसेबल पीपल के लिए किया गया था। तो यूएनसीआरपीडी एक्ट के तहत या एक्ट के अनुरूप इसे बनाया गया है। तो यह संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुरूप बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन भी आई है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा लाइन को, ठीक है। तो ये भी आई है, कहीं भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, तो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन 4%, पहले कितना था 3%, बढ़ा के कितना कर दिया 4%, 1% का बढ़ोतरी रिजर्वेशन में। भारत में कुछ भी होगा रिजर्वेशन, ठीक है, नंगे हैं रिजर्वेशन, भूखे हैं रिजर्वेशन, गरीब है रिजर्वेशन, आदिवासी है रिजर्वेशन, विकलांग है रिजर्वेशन। तो एवरीथिंग डील्स हियर विथ रिजर्वेशन। क्लियर सी बात है। तो कोई भी ला आता है
कोई भी चीज आता है सबसे पहले नजर डालो कि कितना प्रतिशत रिजर्वेशन दिया है। तो यहां पर कितना प्रतिशत रिजर्वेशन दिया गया है? 4% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। अब 4% रिजर्वेशन किस में? नौकरियों में। सरकार के पास नौकरी हो चाहे नहीं हो, 10% ईडब्ल्यूएस, 22% ओबीसी, नौकरी रहे चाहे नहीं रहे, सबको लड़वाते रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है। तो यहां पर कितने प्रतिशत है? 4% सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को आरक्षण दिया गया है। अब शिक्षण संस्थानों में, तो उच्च शिक्षण संस्थानों में 5% रिजर्वेशन दिया गया है। उसके साथ साथ देखते हैं कि ये तो मैंने आपको डील कर ही दिया कि उल्लंघन पर 50,000 रुपया का जुर्माना और 2 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं कि इसमें और क्या है। सॉरी। तो देखिए, इस एक्ट में ही प्रोविजन किया गया है कि प्रत्येक जिले में, ईच डिस्ट्रिक्ट में एक विशेष न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। यह विशेष न्यायालय मुख्य रूप से किससे संबंधित मामले को जांच करेगी? दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों की जांच करेगी और मामलों का निपटारा करेगी। क्लियर है? समझ गए बात को? तो इसमें मेन चीज जो आरपीडब्ल्यूडी 2016 में मार्केट में आया, किसके आधार पर है? यूएन कन्वेंशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट। तो इसके आधार पर है। पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन, अधिकारों के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान। हाँ, सजा का भी प्रावधान है, जुर्माना का भी प्रावधान है। इतना ही याद रखना है। कितना साल है, कितना रुपया है, कोई जरूरत नहीं है, कभी ना पूछने वाला कोई। ठीक है, आगे देखिए, इसके अनुसार क्या है? प्रत्येक जिले में दिव्यांग न्यायालय टाइप का कोई चीज, तो विशेष न्यायालय बनाया जाएगा। विशेष न्यायालय क्या करेंगे? विशेष न्यायालय ये क्या करेंगे? दिव्यांगों से संबंधित मैटर का निपटारा करेंगे या निष्पादन करेंगे। आगे आगे और भी कुछ था। तो हाँ सर, रिजर्वेशन की बात की गई है। 4% नौकरी में, 4% नौकरी में और 5% एडुकेशन में, शिक्षण संस्थान में, एडुकेशनल इंस्टीट्यूट में बात की गई है। क्लियर है? कब आया था एक्ट? तो सर 2016 में ये एक्ट आया था। क्लियर है इतनी बात? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब देखिए कितने प्रकार के दिव्यांग हैं टोटल? तो मैंने पहले ही आपको बताया 21 प्रकार के दिव्यांगों को शामिल किया गया है। सबसे पहला जो दिव्यांग है, जो दिमाग से ही पागल है, जैसे मस्तिष्क पक्षाघात, सेरेब्रल पाल्सी से जो भी पीड़ित होगा वो दिव्यांग में गिना जाएगा। दूसरा, अंधा, दृष्टिहीनता, ब्लाइंडनेस से जो भी प्रभावित होगा वो भी किस में आएगा? दिव्यांग में गिना जाएगा। और इसके आगे देखते हैं, बौद्धिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जो भी प्रभावित होगा वो भी दिव्यांग कहा जाएगा। उसके बाद ऑटिज्म, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से, ऑटिज्म ही याद रखना है, ऐसे ये भी याद रखिएगा। लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर जो मार्केट में वर्ड यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं आजकल, पेपरों में भी देखिएगा तो ऑटिज्म ही यूज कर रहा है। तो ऑटिज्म की से भी प्रभावित लोग क्या होंगे? आपका दिव्यांग कहलाएंगे। इसका हिंदी में नाम है आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार। ठीक है। फिर पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज से भी प्रभावित लोगों को दिव्यांग जनों में रखा गया है। तो ये 5 मुख थे जो एग्जाम के अनुसार वीवीआई हो जाते हैं। एक तो सेरेब्रल पाल्सी, दूसरा क्या था आपका, खैर मुझे भी नहीं याद है, तो पार्किंसन डिजीज, तीसरा है ऑटिज्म, चौथा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और पांचवा, 1 मिनट देख ही लेता हूं क्या है, तो पांचवा है आपका अंधापन, ब्लाइंडनेस। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी,
और पांचवा है आपका ब्लाइंडनेस, अंधापन। कॉमन है, याद कैसे रखना है वो देखिएगा। अब देखो भैया, दिव्यांग लोग हैं ना, तो दिव्यांग हैं तो इनको हम चालू करते हैं सी से, क्योंकि डी से दिव्यांग। हाँ, तो देखिए डी से हो गया दिव्यांग, तो चालू करेंगे सी से। तो सी से सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, पी से पार्किंसंस। तो डिसेबल पीपल क्या पहनेंगे? कैप पहनेंगे, सीधी सी बात है। खैर मैं याद करने के लिए बता दे रहा हूं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है ऐसा, ठीक है ना। लंगड़े लोग टोपी पहनेंगे, इतना बातें याद रखना है, ठीक है। तो लंगड़े लोग कैप पहनेंगे, क्लियर सी बात है। CAP कैप। अब कैप पहनेंगे, किस में पहनेंगे? तो कैप बिना, तो डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं कैप बाई। I फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ओके, सॉरी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। I फॉर व्हाट? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब बचा क्या? B फॉर ब्लाइंडनेस। तो आपको याद रखना है कि लंगड़े लोग IB में कैप पहनेंगे, क्लियर सी बात है। इससे आपको पता चल जाएगा कि टोटल जो मुख्य रूप है कामबर, ठीक है, 21 में कितने प्रकार के विकलांगता होंगे, किसको शामिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो आप इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ बचा है तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए और मन लगा के पढ़िए, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, जय हिंद।